Hello. Okay. So now today we are going to start our last unit. इस यूनिट में हम लोग कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स की और कुछ सर्टेन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस की. These organizations can be your government, your non-government bodies, your voluntarily structures and other individuals or small groups जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग काम करते हैं. ठीक है. इसी के साथ हम इस यूनिट में कुछ ऐसे टॉपिक भी पढ़ेंगे जिनको हम एथिक्स और वैल्यूज से रिलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, सो दैट वो विदाउट एनी फोर्सेबल डिसीजंस एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में काम कर सकें बाय कीपिंग देयर एथिक्स एंड वैल्यूज इन माइंड. ठीक है. सो इसी रेफरेंस में आज का पहला टॉपिक हमारा है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, जिसमें हम फोकस करेंगे कि हमारे गवर्नमेंट का और हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है इस पूरे स्ट्रक्चर में. हम लोग बात करेंगे स्टार्ट अपने NGOs से. ठीक है. तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ज़रूरत है हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की. ऑल्दो हम ये नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट ही हम रिपीटेटिवली हर यूनिट में इसको अलग अलग तरह से समझ चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है. हमने इकोसिस्टम्स में उसके रेफरेंस में समझा था. जब हम लोग रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ रहे थे तो हमने उसके रेफरेंस में भी समझा था. और जब हम लोग पॉल्यूशंस पढ़ रहे थे तो हमने उसके रेफरेंस में भी समझा था. अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझेंगे ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ पे लोग उस ज़रूरत को पूरा कर सकते होंगे. ठीक है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हमें क्यों ज़रूरी है. हमें ज़रूरी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना क्योंकि लोग अपने फर्स्ट पॉइंट इज़ बिकॉज लैंड का अप्रोप्रिएट यूज़ या यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस प्रॉपर लैंड को अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लैंड किस टाइप की है या किस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होनी चाहिए. तो उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और उस इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट. तो एक रीज़न तो ये हो गया. दूसरा इज व्हेन द लैंड एरिया डिवोटेड टू क्रॉप लैंड हैज़ एक्सपेंडेड बाय 450% in past 300 years, then amounting to a world increase of about 12.4 million square kilometers. अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो क्रॉप लैंड है वो एक्सटेंड हो रही है विच इज़ अ गुड पॉइंट, बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट वी विल बी हैविंग different kind of problems with respect to the organisms because इस पर्टिकुलर लैंड टाइप के एक्सपैंड होने के साथ साथ हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक्सपैंड हो रही है विच विल रिक्वायर रेजिडेंशियल लैंड, विच विल रिक्वायर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन, जो हमें नहीं मिल पाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉस ऑफ फॉरेस्ट. जिस तरह से क्रॉपलैंड लैंड बढ़ेगा उस तरह से ही कोई और लैंड घटेगा क्योंकि हम जानते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड इज़ कांस्टेंट. मतलब हमारे पास कितना अमाउंट का लैंड है दैट इज़ वेरी कांस्टेंट. लैंड बढ़ नहीं रहा है, लैंड घट नहीं रहा है. हाँ, द ओनली थिंग वी आर डूइंग इज we are basically increasing and decreasing the types of lands from interval to interval. तो sometimes हम एग्रीकल्चरल लैंड अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम या तो रेजिडेंशियल लैंड या फॉरेस्ट लैंड को रिड्यूस कर रहे होंगे. तो प्रॉब्लम कब शुरू होती है जब हम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट होने लगता है, जब फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट लैंड रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज और बहुत अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट एरियाज़ पे डिपेंड होते हैं वो सीवियरली इम्पैक्ट होते हैं. तो इसको भी बचाने के लिए हमें किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जहाँ पे हम लोग सेविंग वाला काम कर सकते हैं. तो नाउ what we are going to study in this particular topic कि इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो नीड्स हम लोग समझ सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ी उन सब के लिए भी, प्लस आज के जो
आज के स्पेसिफिक पॉइंट्स, जिसका मतलब है कि हम लैंड को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, या लैंड का इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करप्ट कर रहा है, उस रेफरेंस पे हम लोग आज बात करेंगे। नाउ हमें क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि एनजीओज़ का या जो भी वॉलेंट्री एजेंसीज होती हैं उनका क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पर उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि एनजीओज़ या ये वॉलेंट्री एजेंसीज होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम एनजीओ के बारे में समझते हैं। व्हाट इज़ एन एनजीओ? व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन। तो एनजीओ क्या होती है? इट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट बेसिकली परस्यूज different activities to relieve suffering and promote the interest of the poor and protect the environment. Basically it provides basic social services or undertake community development. तो कहने का मतलब क्या है, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं। एनजीओज क्या है? ऐसी कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को undertake नहीं कर रही है। दिस इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज व्हाट डज इट डू? इट बेसिकली रिलीव द सफरिंग। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, चाहे वो चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर किससे रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सिक एंड पुअर पीपल से रिलेटेड हो, अलग अलग रोल्स के साथ साथ उन अलग अलग सफरिंग से उनको रिलीव करवाने के लिए हम लोग एनजीओज का सहारा लेते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी डू इज इट बेसिकली प्रोवाइड different forms of social services which may be protecting the structure of society, making available all the services to each and individual of that particular place and so on. तो इन सब चीज़ों के लिए जो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीज़ों के लिए काम करती है उसको हम लोग एनजीओ के रेफरेंस में स्टडी करते हैं ना। इसी से बहुत मिलती जुलती एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम कहते हैं वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या वॉलेंट्री एजेंसीज। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेज द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वॉलेंटियर्स फॉर अचीविंग इट्स मेन पर्पस। तो जैसे एनजीओ का रोल है, तो एनजीओ बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दे रिक्रूट पीपल and those people work continuously in different sectors to relieve the suffering of different type of peoples. but voluntary organizations क्या होती हैं? ये एक certain time interval में certain type के volunteers को कॉल आउट करती हैं। वो वॉलंटियर किसी एक पर्टिकुलर टास्क को या एक पर्पस को अचीव करने के लिए काम करते हैं। देन दोज volunteers are free, they are not bound to that organization. We can change these volunteers time to time. So voluntary organizations is basically it is a small volunteer organization where different volunteers perform certain action for the goodwill of humans and different services that may harm environment. Okay, तो ना ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये वाइल्ड एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर पे काम करती हैं। अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को रिलीव करने के लिए ना। ये जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम एनजीओ कहते हैं, इनका बेसिकली यूज़ क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर गोल के साथ किसी काम को अचीव करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर गोल कैन बी अचीव्ड इन सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इट कैन बी अ मंथ, ईयर एंड ईयर्स। ठीक है, तो इस पूरे ड्यूरेशन के लिए अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिन प्रोजेक्ट्स पे इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम होता है। हमारे पास बहुत तरह के एनजीओज हैं, बहुत ही नंबर ऑफ एनजीओज हैं, बट हम उनमें से कुछ पॉपुलर के नाम यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हम समझ सकें। फर्स्ट इज बिंगोज। बिंगो इज बिग इंटरनेशनल एनजीओज, ये डिविजन्स हैं। देन नेक्स्ट इज बोंगोज। बोंगोज स्टैंड फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड एनजीओज। देन वी हैव कम्युनिटी बेस्ड एनजीओज. Then we have government organized NGOs. Then we have civil society organizations. These are the categories where we have n number of organization under this category. And ये category क्या करती है? इस particular sector के अंदर इस particular goal को achieve करने के लिए काम करती है. So we have transnational NGOs, market advocacy NGOs, voluntary organization, environmental NGOs and so on. हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? लास्ट वाला सेक्टर विच इज एनवायरमेंटल एनजीओज. एनवायरमेंटल एनजीओज स्पेसिफिकली वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट
and the surrounding that we have in our local environment, right? Let's start. So किसी भी NGO का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वो किस फंडा या किस बेसिकली किस स्ट्रक्चर पे काम करने वाले हैं उसके रेफरेंस पे. सो ये वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट इज़ योर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. यानी करेंटली आप किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए काम तब करोगे जब आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर सही नहीं है, यानी वो स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू, विल कंटिन्यूसली मॉनिटर द एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और उसके मॉनिटरिंग के बेसिस पे हम एक हर इंटरवल के बाद एक रिपोर्ट्स जनरेट करते रहते हैं. जिस रिपोर्ट का काम होता है जब भी आपको प्रॉब्लम डिग्रेड होते हुए देखो तो उसके लिए कोई काम करना शुरू करो. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज़ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम करते हैं. देन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट. इसके अंदर आ जाते हैं हमारे छोटे छोटे कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स. कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स का काम क्या होता है, जब आप एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखते हो जिनको थ्रू मैनेजमेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कहीं किसी स्ट्रक्चर में रिसोर्सेज की कमी होना, यानी कहीं या फिर कहीं पे किसी बेसिक छोटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से एनवायरनमेंट का हार्म होना, तो उस समय हमें क्या करना होता है, एक छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनानी होती हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे के ऊपर काम करें और रिजॉल्व करने की कोशिश करें. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोवाइडिंग बेसिक सोशल सर्विसेज. बेसिक सोशल सर्विसेज के अंदर क्या आता है, फूड एंड रिसोर्सेज, एयर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एयर, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग टाइम पे काम करना. देन नेक्स्ट इज अवेयरनेस, रेजिंग कैंपेन्स एंड एडवोकेसी. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. जो NGOs का काम होता है वो किसी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बट उनका बेसिक मोटिव क्या होता है, अब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोसाइटी को बताना, उनको अवेयर कराना, ताकि सोसाइटी भी अपने स्केल पे प्रॉब्लम्स को कम क्रिएट करे और जहाँ रिजॉल्व कर सकती है वो करे. तो अलग अलग समय पे इन NGOs के द्वारा कैंपेन्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जहाँ पे वो किसी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं और उस स्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. देन नेक्स्ट इज़ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. सेम थिंग, यानी उसी रिस्पेक्टिव एरिया में लोगों को ट्रेन करना, मोटिवेट करना और अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश बढ़ाना, ताकि ज़्यादा कैपेसिटीज़ के साथ ये NGOs काम कर सकें. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट एंड NGO पार्टनरशिप. टाइम पे ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसी प्राइवेट बॉडीज़ गवर्नमेंट से टाइम पे सपोर्ट लेती हैं, ताकि गवर्नमेंट उनको अलग अलग फॉर्म्स में एक्सेस प्रोवाइड करा सके और वो बेहतर काम करने की कोशिश कर सकें. देन द नेक्स्ट इज़ रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड नेटवर्किंग. नेक्स्ट बड़ा काम क्या होता है किसी भी NGO का, समय समय पे नेटवर्क्स फॉर्म करना. दीज नेटवर्क्स हेल्प्स इन different areas where they can provide some resources and these NGOs can engage those resources in better way. Okay, the next is engaging in suffering relief activities. जब नेचुरल प्रॉब्लम्स या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कोई रिलीफ अरेंजमेंट्स चाहिए होता है, तो these NGOs provide support for relieving that suffering. Then next we have promoting interest of the poor. गरीबों के हित के लिए काम करने के लिए. एडवोकेटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट. एक सर्टेन टाइप के ग्रुप्स के लोगों को मोटिवेट करना, उनको डेवलप करने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. एंड सिमिलर थिंग टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करते हैं, काम करना होता है NGOs का की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. नाउ NGOs एंड वॉलंटरी एजेंसीज वर्किंग वर्ल्ड वाइड. इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, कौन कौन सी NGOs हैं और उनके क्या रोल्स हैं. द फर्स्ट NGO, द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ योर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, विच इज़ IUCN. IUCN इज़ बेसिकली, इसका टाइप देख सकते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ फाउंडेड इन 1948. It basically deals with nature conservation, biodiversity, nature-based solution. तो इनके बेसिक एरियाज़ हैं जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर NGO काम करती है. इसका रोल, it promotes mutually beneficial conservation arrangements
यानी न सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा पहुँचे उसके लिए काम करना, जैसे कि दे कैन ग्रो सम टाइप ऑफ रिसोर्सेज which they can sell later, and it will be beneficial for the organization as well as for the environment. Then it also basically promote development as well as assist people and nation for a better preservation for flora and fauna. तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को बचाने के लिए लोगों को अवेयर करना, उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करने के लिए काम करती है बेसिकली। ये क्या करती है बेसिकली, बायोडाइवर्सिटी से होने वाले लॉसेस को भी ओवरकम करने के लिए कोशिश करती है। देन वी हैव इफेक्टिव एंड इक्विटेबल गवर्नेंस ऑफ नेचर्स यूज़। नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है, इसके ऊपर काम करती है। देन डिप्लॉइंग नेचर बेस्ड सोल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस इन क्लाइमेट, फूड एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन यानी ऐसे चीज़ रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए प्रमोट करती है जो नेचुरल होते हैं, जिनसे बेहतर फूड डेवलपमेंट हो सके, क्लाइमेट चेंजेस न हो, कम हार्म हो सके हमारे एनवायरनमेंट को। वो सारी सर्विसेज का करने के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। तो दीज वर द रोल्स फॉर IUCN. Let's take the next organization, the Nature Conservancy. This is the next big NGO which work for the nature and environment. It basically not only protects nature, it preserves life in different forms. So it is a US charitable environmental organization. It is founded in 1951 and the focus area is conservation by design, land conservation techniques. तो अगर आप देखेंगे तो इसका मेन फोकस किस पे है, लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना, यानी अलग अलग तरह की लैंड, फॉरेस्ट एरिया, हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए एंड सो ऑन। तो इसके कुछ रूल्स हम पढ़ लेते हैं। इट बेसिकली वर्क्स टू प्रिजर्व द लैंड एंड वाटर ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स। तो अलग अलग तरह की लाइफ किसके ऊपर डिपेंड होती है, लैंड के ऊपर या वाटर के ऊपर। तो इन दोनों को प्रिजर्व करने के लिए काम करना, ताकि लाइफ, आने वाली लाइफ जो इन पे डिपेंड होती है, वो खुद ही कंजर्व हो जाए। देन इट रिकॉग्नाइज द थ्रेट, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ब्रिंग टू प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये क्या करती है, जो भी प्लांट्स या एनिमल्स जिनको किसी भी तरह से कोई भी थ्रेट हो सकता है, किसी भी फैक्टर से, किसी भी रिसोर्स से, उसको रिकॉग्नाइज करती है टाइम पे, और उनको इन प्लांट्स को या एनिमल्स को उस थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है। देन द नेक्स्ट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली what does it do? It plant in masses, यानी बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये प्लांटिंग प्रोसेसेस को कंडक्ट कराते हैं, जिससे ग्रीनरी मेंटेन रहती है और अलग अलग फॉर्म में एनवायरमेंटल चेंजेस रिड्यूस हो जाते हैं, एनवायरमेंट नेचुरली हील होने लगता है। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स स्लो क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प्स टू रेगुलेट द एटमोसफियर एंड स्टेबलाइज ग्लोबल क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चेंज वेयर जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ जाता है और एनवायरनमेंट अपने नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को खुद हील नहीं कर पाता है, तो बिकॉज ये ट्री प्लांटेशन मासेस में करते हैं, तो ये क्लाइमेट को भी कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए नोन है। So the next is your Greenpeace. Greenpeace is again the famous NGO. It is non-governmental environmental organization. It is founded in 1969 and it basically focus on the major problems that our environment is facing these days, which is global warming, deforestation, overfishing, genetic engineering and anti-nuclear issues. ठीक है। तो इसके क्या रोल है, इट्स गोल इज टू एंश्योर द एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू नर्चर लाइफ इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी, यानी बेसिकली हर फॉर्म की लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का काम डेडिकेटेड होता है। ठीक है। वर्किंग फॉर डिसआर्मामेंट एंड पीस बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसीज ऑन फाइनाइट रिसोर्सेज एंड कॉलिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी न्यूक्लियर इश्यूज जिस पे, एंटी न्यूक्लियर इश्यूज पे जिस पे काम करता है। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स को के यूसेस को रिड्यूस किया जाए, इस एरिया पे फोकस्ड वर्क
टाइम पे करता रहता है, ताकि कोई भी एक्टिविटी जो किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को हार्म कर सकती हो वो न करे. Okay. Then campaigning for sustainable agriculture by encouraging socially and ecological responsible farming practices. Again, what does, and every form of NGO, every time they do the one common thing, which is campaigning, which is awareness programs by which they can make the people aware about what they are doing and what people can do to help them. Okay. Now the next is your Worldwide Fund for Nature, which is most commonly known as WWF. It is an international non-government organization founded in 1961, and its focus area is environmentalism and conservation and ecology. So it basically confined its area with respect to forest, यानी कि ये इकोलॉजी को, इकोसिस्टम्स, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, अलग अलग तरह की लाइफ फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए काम करता है. एंड इट्स बेसिकली इट्स रोल्स आर, इट वर्क्स ऑन द इश्यूज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट जो अलग अलग तरह से हार्म हो रहा है उसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए वो क्या क्या रोल्स निभा सकता है उसके ऊपर काम करता है. द बेसिक या द कॉमन मिशन दैट द WWF फॉलो इज टू हॉल्ट द रिजर्व्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो हमारे एनवायरनमेंट को जिस जिस चीज़ों से हार्म हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, इस पे इसका फोकस्ड एरिया रहता है. इट बेसिकली ऑल्सो वर्क्स फॉर द endangered species and the population and the climate change. These all problems are very common these days. और इस तरह के endangered species को प्रोटेक्ट करने के लिए WWF बहुत स्पीडली काम करता है. तो ये हमारी कुछ NGOs थी. अब हम अपने स्पेसिफिकली इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पढ़ लेते हैं. असम साइंस सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, देन द सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, देन CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, केरला सशस्त्र साहित्य परिषद, कल्पवृक्ष. ये सारी हमारी इंडिया की NGOs हैं. देन कर्नाटका में हमारी बहुत कॉमन NGOs हैं, इकोवॉच, एनवायरमेंट सपोर्ट ग्रुप, जल संगम आंदोलन एंड साहस. ओके. तो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि हम क्या समझते हैं इस पूरे टॉपिक से. हमें ये समझ में आता है कि जो भी NGOs काम कर रही हैं ये बेसिकली एक कैटलिस्ट की तरह से वर्क कर रही हैं. हम लोग कैटलिस्ट समझते हैं. कैटलिस्ट क्या होता है? जो खुद किसी रिएक्शन में ऑपरेट नहीं करता है बट किसी भी ऑपरेशन को, रिएक्शन को क्विकली रिजॉल्व कराने में, क्विकली ऑपरेट कराने में हेल्प करता है. तो इसका काम क्या है? हर तरह से, चाहे वो लोकली हो, चाहे वो नेशनली हो, चाहे वो इंटरनेशनली हो, अलग अलग फॉर्म्स में इनिशिएटिव्स लेना ताकि हम अलग अलग तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरेट कर सकें, ताकि हमारा एनवायरनमेंट न सिर्फ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस करे, बाकी ऐसे प्रॉब्लम्स जो बिकॉज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्रिएट हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए भी कोशिश करें. The next thing that we have understood is these type of organization not only helps themselves, helps the environment, but also helps the government to achieve some results, to achieve some relevant information, and for promoting and facilitating the implementation of major environmental programs. ठीक है. तो हमारा काम क्या है? रूट कॉज को समझना और उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना. ये सारी चीज़ें करने के लिए हम जो कॉमन स्ट्रक्चर समझ सकते हैं इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग टुडे विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट एंड टू रिजॉल्व देम टाइमली सो दैट द हीलिंग प्रोसेस कैन बी डन ऑन टाइम. बिकॉज हम जानते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को ख़राब करने में बहुत कम समय लगता है, बट उसको रिजॉल्व करने में या उसको दोबारा से हील करके उसको ओरिजिनल स्टेट में लाने में समय ज़्यादा लगता है. तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन इफेक्टिवली यूज़ द all the media, all the communication mediums, all the social media that we are using to communicate the proper technologies, proper information, proper grassroots problems
to all the individuals, so that everyone can at least um, do their parts, do their roles, and not harm the environment in on larger scale. Okay, I hope ये lecture clear होगा. Please let me know if you face any problems. Thank you.